नमस्कार। आज एक बार फिर हम आपके बीच उपस्थित हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, और उस टॉपिक का नाम है कमंडल हुआ पूरा तो मंडल क्यों है अधूरा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश में तमाम कमीशन बने पिछले 70-72 सालों में, लेकिन जितना मंडल कमीशन चर्चित हुआ, इसके बारे में देश में ही नहीं विदेश तक इसकी चर्चा गई, इसकी गूंज गई, उतना किसी कमीशन के बारे में ऐसा नहीं हुआ। मंडल कमीशन क्यों इसकी स्थापना की गई थी, किसके लिए की गई थी, मंडल कमीशन लागू होने से इस देश में क्यों भूचाल आ गया था, इस देश की राजनीति में क्यों भूचाल आ गया था, क्या कारण थे, इनको हमको समझना पड़ेगा। मंडल कमीशन से पहले 60 के दशक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था, संसो पाने बांधी गांठ और पिछड़े पामे सौ में साठ। उस समय 60 के दशक में उतनी जागरूकता नहीं थी पिछड़ों में, उतनी चेतनता नहीं थी, उतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी ये बात लोगों के बीच गई। कुछ लोगों ने इसको समझा, कुछ ने नहीं समझा। लेकिन आप जानते हैं कि 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तो जो बैकवर्ड क्लास के एमपीज थे, संसद सदस्य थे, उन्होंने मांग की कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जी एक कमीशन बनाइए। और मोरारजी देसाई ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदुश्री प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया 1978 में, और उस कमीशन का नाम रखा गया मंडल कमीशन। और मंडल कमीशन ने पूरे देश में घूम करके 3743 जातियों को ट्रेस आउट किया कि ये वो जो जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, एंड ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। और 1980 में मंडल ने अपनी रिपोर्ट दे दी, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन मंडल कमीशन की सिफारिशें 2 बरस तक, यानी 10 बरस तक, 80 से 90 तक ये धूल फांकती रही और इनका कोई पुरसाहल नहीं रहा। लेकिन धन्य हो इस देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनको बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की घोषणा की। जैसे उन्होंने इसकी घोषणा की तो इसकी गूंज, इसका मैसेज पिछड़े वर्गों में गया, और पिछड़े वर्ग की जातियों के अंदर जातीय ध्रुवीकरण होने लगा, और पिछड़े वर्ग का व्यक्ति वो ये सोचने लगा कि अब मंडल कमीशन लागू होने से मेरा बेटा भी डीएम, एसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ, एडीओ हो सकता है, मेरा बेटा भी कांस्टेबल, प्राइमरी का मास्टर, समीक्षा अधिकारी और तमाम ऐसे जो पद हैं उन पे जा सकता है। ये उसके अंदर आकांक्षा पैदा हुई। मेरा यानी मजूर भी अब हुजूर बन सकता है। ये कोई बेरोजगारी दूर करने का साधन नहीं था, ये प्रतिनिधित्व का सवाल था। पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व, शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व देने का सवाल था। तो जब ये हुआ तो एकदम इसकी जो यथास्थितिवादी लोग थे, जो नहीं चाहते थे कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया। और पुरजोर विरोध 3 तरह से उन्होंने किया।
एक तो जमीनी स्तर पर, दूसरा न्यायालय के स्तर पर, और तीसरा राजनीतिक स्तर। जमीनी स्तर पर रेलगाड़ियां रोकी जाने लगी, बसें जलाई जाने लगी, जगह जगह शोर मचना लगा, मीटिंगें होने लगी, हल्ला मचने लगा, हुल्लड़ मचने लगा, स्कूल कॉलेज बंद हो गए। हम लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा। यानी एक ऐसा तहलका, हाहाकार देश में मचा दिया जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो ये जमीनी स्तर पर हुआ। और न्यायालय स्तर पर जो बड़े बड़े वकील थे वो न्यायालय में चले गए, उन्होंने वहां से स्टे ले लिया। और तीसरा जो था, जो भारतीय जनता पार्टी थी, उसने कहा कि भाई जो ओबीसी का वोट है, सारा का सारा जातीय ध्रुवीकरण के कारण ये तो जन बीपी सिंह की छतरी के नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा। तो उन्होंने जातीय ध्रुवीकरण की काट के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण, दैट मीन्स मंडल कमीशन, राम मंदिर आंदोलन की चाल चली। और राम मंदिर आंदोलन के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा सितंबर 1990 में स्टार्ट कर दी, सोमनाथ से अयोध्या तक की। और उसमें नारा दिया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस तरीके से जातीय ध्रुवीकरण को धार्मिक ध्रुवीकरण के द्वारा ये जो है इसकी काट की गई। अल्टीमेटली आप जानते हैं कि न्यायालय में मामला चल ही रहा था, और न्यायालय में मामला चलते चलते 1992 आ गया। और दिसंबर 1992 में, यानी 92 के एंड में, इंदिरा साहनी बना भारत सरकार के केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण बहाल किया जाता है, लेकिन इनको क्रीमी लेयर, यानी जिनकी आमदनी 1 लाख रुपया, उस समय 1 लाख की सीमा निर्धारित की गई थी, जिनकी इनकम 1 लाख है, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परिवार, जो माँ बाप सरसब्ज थे, थोड़ा धन संपन्न थे, वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवा सकते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते थे, उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उन गरीब युवाओं को लाभ मिलेगा जो अपने बच्चे को हाई स्कूल, इंटर तक करा सकते हैं। और वो इस तरीके से जो अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, और जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे उनको इसका लाभ मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मंडल कमीशन आधा अधूरा लागू हुआ, उसमें भी पेच फंसा दिया, आधा अधूरा लागू हुआ। और आगे चल करके आप देखते हैं कि 2004 में उच्च शिक्षा में भी पीवी नरसिंह राव सरकार ने आरक्षण दिया। तो बड़ी मुश्किल से 2 संस्तुतियां मंडल कमीशन की लागू हुई, लेकिन संस्तुतियां जो लागू हुई, उन संस्तुतियों के लागू होने के बाद 40 संस्तुतियों में से 2 संस्तुतियां आधी अधूरी लागू हुई, और उसके बाद पीवी नरसिंह राव से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम जो बीच में प्रधानमंत्री हुए और हमारे नरेंद्र मोदी जी तक क्या होने लगा, मंडल कमीशन को निष्प्रभावी करने के लिए ओबीसी के लोग सरकारी नौकरियों में न जाने पाए, सरकारी कंपनियों का निजीकरण करना आरंभ कर दिया। तो जो सरकारी सेक्टर था उसका निजीकरण करना आरंभ कर दिया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है। तो इस तरीके से मंडल कमीशन को निष्प्रभावी किया जाने लगा, और आज तक ये प्रक्रिया जारी है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का पीरियड रहा हो, चाहे मोदी जी के पीरियड में। तो आप सभी जानते हैं बहुत तेजी से निजीकरण हो रहा है। यही कारण है कि आज सरकारी क्षेत्र में हमारी ओबीसी की क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियों में
13% लोग ही जा पाए, 13% लोग। इसका मतलब यह है कि 14% का बैकलॉग हमारा मौजूद है वहां पे, 14% का। 13% लोग केवल क्लास 1 और क्लास 2, यानी ये स्थिति ओबीसी की है। यानी उनका जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए सरकारी नौकरियों, वो प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इसको हमको देखना पड़ेगा, है ना। तो ये स्थितियां हुई। अब हम इस पर आते हैं कि आज क्या स्थिति है। हमारी भागीदारी 13%, और दुर्भाग्य है कि हमारे आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत साहब, वो कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अभी तो आरक्षण लागू ही नहीं हुआ है। 40 संस्तुतियां अगर लागू हो जाती मंडल कमीशन की, तो पिछड़े वर्गों का भाग्य बदल जाता, ओबीसी का भाग्य बदल जाता, लाखों नौकरियां उसको मिल जाती, लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम तो यहां तक कहेंगे कि समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि जिन लोगों के कारण ये मंडल कमीशन हूबहू नहीं लागू, 40 संस्तुतियां नहीं लागू हो पाई हैं, उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, आज आप जानते हैं कि कोरोना का पीरियड चल रहा है, एकदम संकटग्रस्त है हम लोग, संकट काल है। लेकिन इस पीरियड में, कोरोना काल में, कोरोना के पीरियड में मंडल कमीशन की संस्तुतियां और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई हैं। हमारा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि आप ओबीसी की गणना करा करके उसकी आबादी के अनुरूप उसको आरक्षण दें, पदोन्नति में आरक्षण दें, उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दें। क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित और शोषित अगर इस समय कोई वर्ग है तो वो ओबीसी वर्ग है। हमारा यह भी अनुरोध है प्रधानमंत्री जी कि आप जो बढ़ती जमीन है, जो सीलिंग के बाद जो जमीन बच गई है, उसको भी जो ओबीसी के भूमिहीन लोग हैं उनको उनके बीच आवंटित करें। क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय अगर परेशान है कोरोना पीरियड में, तो ओबीसी का व्यक्ति परेशान है। इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूंगा अपने ओबीसी के भाइयों से कि मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे साथी, सभी लोग इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, ये बहुत बड़ा दस्तावेज है, इसका गहराई से आप लोग अध्ययन करें। और अध्ययन करने के बाद ये ओबीसी के सभी लोग ये अपने घर ये संकल्प लें कि हम हर हालत में इस रिपोर्ट के पक्ष में खड़े होकर, इस कमीशन की संस्तुतियों के पक्ष में खड़े होकर इसको लागू करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। आप जब चाहेंगे, आप चाहिए तो सही, आप चाहिए, आप इसके लिए तैयार होइए, संकल्प लीजिए घर में। जिस दिन आप संकल्प ले लेंगे, ये 40 संस्तुतियां लागू हो जाएंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन ये 40 संस्तुतियां लागू हो जाएंगी, उस दिन आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपका भाग्य बदल जाएगा, आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय जवान, जय किसान, जय संविधान।